अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी टाइम। 10th क्लास साइंस ग्रुप का मैथ्स, जिसका चैप्टर नंबर 1 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और उसकी एक्सरसाइज 1.3 हम कर रहे हैं। और उसकी जो स्टेटमेंट है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, हमें नीचे इक्वेशंस दी गई हैं। और ये ज़हन में रखना है आपने कि इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हट के इक्वेशंस दी गई होंगी, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं होंगी। आपने क्या करना है कि वही जो आप अगर पिछले लेक्चर्स आपने सुने हैं तो उसमें मैंने बार बार इस चीज़ को रिपीट किया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हट के अगर कोई इक्वेशन आ जाएगी तो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट किया जाएगा। तो कन्वर्जन के बाद आप उसको सॉल्वेबल, यानी कि फिर ही आप उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हटके एक इक्वेशन दी है। ठीक है, तो उसको आप पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करोगे विद द हेल्प ऑफ, आप उसको किसी भी वेरिएबल से लेट करते हो, यानी कि इससे पिछले जो क्वेश्चंस किए हैं आपने, उसमें आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हटके अगर कोई इक्वेशन दी गई होती थी तो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे लेट करते थे कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करते थे कि आप उसको किसी और वेरिएबल से लेट कर देते थे, जिसमें हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसके मुताबिक पहले स्क्वायर के साथ वो वेरिएबल आते हैं, फिर विदाउट स्क्वायर आता है और एंड पे कांस्टेंट टर्म आती है। यानी कि हम y से अगर लेट करते थे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को में कन्वर्ट करने के लिए किसी भी इक्वेशन को, ठीक है, तो पहले हम y स्क्वायर से लेट करते थे, फिर y से लेट करते थे, फाइनली हमारे पास कांस्टेंट टर्म आ जाती थी। ठीक है, फिलहाल हमारे पास जो इक्वेशन दी है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। कैसे करना है कि हमारे पास इसमें 2x² + 1 है, प्लस इसमें एक फ्रैक्शन दी है जिसमें 3 है और नीचे 2x² + 1, यानी कि 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है, इक्वल के उस तरफ 4 है। अब इसमें क्वेश्चन आपके जहन में ये रेज होगा कि अगर हम उसको, जैसे कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, जैसे कि 1.1 का जो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें हमें फ्रैक्शंस दी होती थी, तो उसमें आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते थे कि ओवर के नीचे जितनी भी टर्म्स दी होती थी, यानी कि हर फ्रैक्शन के जो डिनोमिनेटर है उनको अलग-अलग इकट्ठा करके सब टर्म्स के साथ अलग-अलग मल्टीप्लाई कर देते थे, जिससे डिनोमिनेटर यानी कि ओवर के नीचे वाली टर्म्स क्या हो जाती थी, कट जाती थी। ठीक है, अब इसमें ये तरीकेकार करने से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें सबसे बड़ी से बड़ी पावर क्या होती है, 2 होती है, यानी कि 2 डिग्री पावर, यानी कि उस पूरी इक्वेशन की डिग्री 2 होती है। अगर हम देखें, अगर हम इसको उसी मेथड के तहत, अगर आपके ज़हन में सवाल आता तो उसी मेथड के तहत अगर सॉल्व करेंगे तो हमने डिनोमिनेटर को कैंसिल करना है, यानी कि ऊपर की नीचे वाली टर्म को कैंसिल करना है। हमने एक ऐसी टर्म के साथ सबको मल्टीप्लाई करना है जिससे ये नीचे वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो वो बेसिकली हम कहाँ से लेते हैं वो टर्म जिसको हम सबके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, वो बेसिकली हर फ्रैक्शन, यानी कि जो फ्रैक्शन यूज हो रही हैं उस इक्वेशन के अंदर, उन सब की डिनोमिनेटर्स को इकट्ठा करते हैं, सबके साथ अलग अलग मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिलहाल हमारे पास 2x² + 1 यानी आ रहा है। ठीक है, ये ओवर के नीचे टर्म आ रही है। अगर हम इसको इससे भी मल्टीप्लाई करें, इससे भी मल्टीप्लाई करें, इससे भी मल्टीप्लाई करें, अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक अलग सेपरेट टर्म आएगी। इससे मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये 2x² + 1 2x² + 1 से कट जाएगा, नीचे 3 बच जाएगा। लेकिन अगर हम 2x² + 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलरेडी 2x² + 1 है, और 2x² + 1 जब 2x² + 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आपको पता है कि 2x² और 2x² आपस में मल्टीप्लाई होगा तो 4x की 4 आ जाएगा। यानी इट मीन्स कि आप अगर उसको उस मेथड के तहत सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो फाइनली स्टैंडर्ड फॉर्म आएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो मतलब कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, वो कोई और अनदर इक्वेशन होगी, यानी कि वो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, यानी कि उसकी सबसे बड़ी पावर 4 आ जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि वो तरीकेकार से अगर करेंगे तो वो तरीकेकार ठीक नहीं होगा, उससे आपका क्वेश्चन गलत भी हो सकता है, उसमें डिफिकल्टीज हो सकती हैं। तो आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड उस तरीके को इग्नोर करते हुए, जो कि ऑलरेडी आपने 1.1 के वेरी फर्स्ट क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए फ्रैक्शंस को तरीकेकार जो किया था, उसको आप इग्नोर करते हुए डायरेक्टली आप इस इक्वेशन को विद द हेल्प ऑफ, जिसमें आप वेरिएबल से किसी और वेरिएबल से लेट करके वैल्यूज को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करते हो, तो उसी तरीके से करेंगे। जैसे कि हमारे पास 2x² + 1 आपको नजर आ रहा है। अब इसमें हम पूरी की पूरी टर्म को मैं किससे लेट कर लूंगा, y से लेट कर लूंगा। जैसे कि हमारे पास लेट, चूंकि वेरिएबल x इस्तेमाल हो रहा है इस इक्वेशन में, तो हम वेरिएबल चेंज करेंगे, हम y इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो हमारे पास 2x² + 1 है, पूरी की पूरी टर्म किससे लेट हो जाएगी, y से लेट हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे कि
जहां जहां 2x² + 1 आपको नजर आ रहा है वहां वहां हम क्या लिख देंगे, y लिख देंगे। सिंपली लेट करने की मदद से हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो 2x² + 1 पहला जो हमारे पास क्वेश्चन में लेफ्ट प्लस के लेफ्ट पे दिया गया है, तो उसकी जगह क्या आ गया y प्लस इधर 3 है, वैसे का वैसे रहेगा। इसी तरह फिर 2x² + 1 आ गया, बेसिकली 2x² + 1 आपने किससे लेट कर लिया हुआ है, उसकी जगह भी y आ गया इक्वल टू 4। अब हम क्या करेंगे, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इसके डिनोमिनेटर को कैंसिल करेंगे। फिलहाल डिनोमिनेटर आ रहा है y, यानी कि ओवर के नीचे वाली टर्म को कैंसिल करना है। तो ओवर की नीचे वाली टर्म को कैंसिल करने के लिए सब वैल्यूज को, यानी कि ओवर की नीचे वाली टर्म के साथ अलग-अलग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, जिससे y कट जाएगा नीचे से। ठीक है, तो y नीचे आ रहा है तो y को सबके साथ अलग-अलग मल्टीप्लाई कर देंगे। सबसे पहले हम इधर लिख लेते हैं स्टेटमेंट, मल्टीप्लाई बाय y ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो सबसे पहले y को आपने मल्टीप्लाई करना है y ही से, क्योंकि इधर y आ रहा है, प्लस y को मल्टीप्लाई करेंगे 3/y से, इसी तरह y को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो ये 4y बन जाएगा। तो y जब y से मल्टीप्लाई होगा तो y की पावर क्या आ जाएगी, 2, यानी y² हो जाएगा। ये y से कैंसिल आउट हो गया, प्लस क्या बच गया, खाली 3 बच गया, इक्वल के उस तरफ क्या है 4y। अगर हम अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उस पर जाए तो हमारे पास सबसे पहले स्क्वायर वाली टर्म्स आती हैं, फिर हमारे पास सिंगल वेरिएबल आता है बगैर स्क्वायर के, फिर कांस्टेंट टर्म आती है। तो इसके में सबसे पहले हमारे पास y² आ जाएगा, उसके बाद y वाली टर्म आ जाएंगी जो हमारे पास इक्वल के उस तरफ है, प्लस 4y। जब ये इक्वल के इस तरफ आएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, -4y। इसी तरह एंड पे हमारे पास कांस्टेंट टर्म आती हैं जिनके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता, तो वो है आपका +3 इक्वल के उस तरफ, चूंकि 4y इक्वल के इस तरफ था, अब चूंकि इस तरफ आ गया तो इसकी जगह आपका इस इक्वल के उस तरफ कुछ भी नहीं बचेगा, तो आप 0 लगा देंगे। ठीक है, फाइनली आपने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। अब इस इक्वेशन को देखें तो इसमें बड़ी से बड़ी पावर आपको क्या नजर आ रही है, 2 नजर आ रही है। कैसे किया, क्यों किया, वो आपका मैंने बड़ी ब्रीफली कोशिश किया कि आपको उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूं। ठीक है, अब हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी तो आपको पता है कि आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी हो उसको सॉल्व करने का स्पेसिफिक कोई तरीकेकार आपको ना बताया गया हो तो उसको फैक्टराइजेशन की मदद से सॉल्व करते हैं। तो फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, जो कॉन्स्टेंट टर्म होती है उसको मल्टीप्लाई करते हैं जो भी स्क्वायर वाला वेरिएबल होता है उसके कोएफिशिएंट से। अब इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3। इट मींस उसके बाद आपने क्या करना है कि y का कोएफिशिएंट देखना है, वो आ रहा है 4 आ रहा है। ठीक है, तो उसको आपने क्या करना है कि कोई से 2 ऐसे नंबर्स को तलाश करना है जिनको मल्टीप्लाई करके 4 आए, ठीक है, मल्टीप्लाई करके 3 आए, और उन्हीं दोनों को प्लस या माइनस करके क्या आ जाए 4 आ जाए। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो सिंपली 3 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या आता है, 3 मल्टीप्लाई करके 3 लाना है, और उन्हीं दोनों को प्लस करके 3 + 1 इज इक्वल टू क्या आ जाता है 4। दोनों रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। ठीक है, 3 + 1 क्या आ रहा है 4, और 3 ही को 1 से मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है 3, यानी कि रिक्वायरमेंट थी मल्टीप्लाई करके 3 लाना है, और वही 2 नंबर अगर मल्टीप्लाई करके 3 आ रहा है उनको, तो उन्हीं दोनों नंबर को अगर प्लस या माइनस करो तो 4 आना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया। तो आपने क्या करना है, सिंपली सारी टर्म वैसे की वैसे रहने देना, y² माइनस वैसे ही रहेगा, 4 की जगह क्या लगा देना 3 + 1 और साथ वेरिएबल y वैसे ही रहेगा, +3 इज इक्वल टू 0। y², इसी तरह 3 भी y से मल्टीप्लाई होगा और 1 भी y से मल्टीप्लाई होगा। पहले अपने साइंस को देख लेना है, माइनस है चूंकि, तो माइनस को पहले साइंस को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस माइनस। अब 3 जब y से मल्टीप्लाई होगा क्या आ जाएगा 3y, इसी तरह माइनस प्लस माइनस, जब y 1 से मल्टीप्लाई होगा तो y 1 क्या आएगा, y ही आएगा, +3 इज इक्वल टू 0। इसके बाद हम स्टेप क्या करते हैं, पेयर्स बनाते हैं। तो हम पेयर्स बना लेंगे, y² माइनस 3y, इन दोनों का पेयर एक ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो अगली 2 टर्म्स है उनको जब ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज करेंगे तो उनकी साइन चेंज होगी। क्यों चेंज होगी, इस शर्त में कि अगर हम फॉर एग्जांपल उन दोनों पेयर्स का जो पहला एलिमेंट है उसके लेफ्ट पे क्या हो, माइनस हो। ठीक है, तो अगर देखें तो y के लेफ्ट पे माइनस है, तो माइनस को जब आप बाहर लिखेंगे तो बाकी अगली 2 टर्म्स को ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज किया जाए तो इट मीन्स के माइनस बाहर कॉमन आ गया। जब माइनस बाहर कॉमन आता है तो जब भी को ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज की जाती हैं वैल्यूज नेक्स्ट टू
टू द माइनस, तो उनके अंदर जितनी भी टर्म्स होती हैं उनकी साइंस क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। माइनस कॉमन हुआ तो y प्लस 3 जो क्या है वो किस में कन्वर्ट हो गया, y माइनस 3 इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 0। अब हमने कॉमन टर्म्स को सेपरेट करना है, इस पेयर में से भी और इस पेयर में से भी। इस पेयर में हम अगर देखें तो y स्क्वायर माइनस 3y में y कॉमन आ रहा है, y कॉमन आ जाएगा, y स्क्वायर में से एक y कॉमन आ गया, एक y बच गया, माइनस 3y में से y कॉमन चला गया, y खाली 3 बच गया, माइनस वैसे ही आ जाएगा। अब इन दोनों टर्म्स में से देखें तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, जब कुछ ना कॉमन आ रहा हो तो क्या कॉमन आता है, 1 कॉमन आता है, तो 1 कॉमन आ जाएगा, बाकी अंदर टर्म्स एज इट इज वैसी की वैसी ही रहेंगी। तो फाइनली हमारे पास इसके जो दो पेयर्स बनेंगे, एक हमारे पास जो हमने जो कॉमन टर्म सेपरेट किए हैं इन पेयर्स के अंदर से, उनका एक पेयर बना लेंगे y माइनस 1, एक फैक्टर ये बन गया, और ये हमारे पास जो ब्रैकेट के अंदर दो दफा रिपीट हो रही है उसको भी एक मरतबा लिखेंगे, आ जाएगा y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये बेसिकली फैक्टराइजेशन की मदद से हमारे पास दो फैक्टर्स बने हैं इसके, एक y माइनस 1 और दूसरा हमारे पास फैक्टर बना है y माइनस 3। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि बेसिकली हमारे पास के दोनों फैक्टर्स किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। ठीक है, तो हम दोनों को अलग-अलग सेपरेटली 0 के इक्वल रख लेंगे। जैसे कि पहला फैक्टर है y माइनस 1, इसको भी 0 के इक्वल रखा, और इसी तरह जो सेकंड फैक्टर है y माइनस 3, इसको भी हमने 0 के इक्वल रखा। y का एक आंसर आ गया, माइनस 1 जब इक्वल के उस तरफ जाएगा तो प्लस 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, एक y का आंसर 1 आ गया। इसी तरह y के साथ माइनस 3 आ रहा है, माइनस 3 जब इक्वल के उस तरफ जाएगा तो प्लस 3 में कन्वर्ट हो जाएगा, एक y का आंसर हमारे पास आ गया 3। ठीक है, अब बेसिकली फाइनली हम आंसर तक नहीं पहुंचे, आंसर बेसिकली हमें x का चाहिए क्योंकि इस क्वेश्चन में वेरिएबल x यूज हो रहा है। आपने y में बेसिकली इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए फर्ज किया था, लेट किया था y के साथ उसको। जब फाइनली आप लेट शुदा वेरिएबल का आंसर निकाल लेते हैं, फिर आप क्या करते हैं कि फिर असल वेरिएबल की तरफ वापस आ जाते हैं। बेसिकली y किसके इक्वल था, 2x स्क्वायर प्लस 1 के इक्वल था, तो हम y की जगह उसकी असल वैल्यू पुट करेंगे फाइनली y के आंसर निकालने के बाद। पुट y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 1। अब y की जगह हम क्या करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 1 कर देंगे पुट, जो कि उसकी असल वैल्यू जो क्वेश्चन में दी गई थी। तो अब y इज इक्वल टू 1 है, तो y की जगह क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 1, y की जगह एज इट इज वैसे आ गया, जो कि इक्वल है किसके, 1 ही के इक्वल है। इसी तरह y की जगह इधर क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 1, और जो किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है। अब इसको हम सेपरेटली 2x के आंसर निकालेंगे। अब x स्क्वायर 2x स्क्वायर वैसे ही रहेगा, इधर प्लस 1 इक्वल के उस तरफ जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, उधर ऑलरेडी क्या मौजूद है 1, प्लस 1 इक्वल किस तरफ आया तो माइनस 1 में कन्वर्ट हो गया। 2x स्क्वायर वैसे ही रहेगा, ये 1 1 से कैंसिल आउट हुआ, क्या आ गया 0। इसी तरह 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, x स्क्वायर रह गया, इधर आके 0 से 2 डिवाइड हो जाएगा। आपको पता है 0 से जो भी वैल्यू डिवाइड होती है तो उसका क्या आंसर आता है, 0 ही आता है। x स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 0 के। और फाइनली आप x का स्क्वायर खत्म करेंगे तो उसके लिए आपको स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। इधर x स्क्वायर का स्क्वायर रूट और इधर से 0 का भी क्या आ गया, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट से कटा x इज इक्वल टू, अब आपको पता है 0 कोई भी वक़्त नहीं रखता, 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, 0 0 है, यानी कि कोई एक्सिस्टेंस नहीं है उसकी। इट मीन्स कि 0 का स्क्वायर रूट भी क्या आएगा, 0 ही आएगा। पहला आंसर हमारे पास x का क्या आया, 0। नेक्स्ट हम दूसरे आंसर की तरफ आ जाते हैं। वेरिएबल x एक तरफ रहेगा, उसके साथ जितनी भी टर्म्स हैं वो इक्वल के उस तरफ जाएंगी। जैसे कि सबसे पहले प्लस 1 जब इक्वल के उस तरफ जाएगा तो किस में कन्वर्ट होगा, माइनस 1 में। इधर रह गया आपका 2x स्क्वायर, उधर ऑलरेडी पहले से मौजूद है 3, प्लस 1 जब इक्वल के इस तरफ आया तो माइनस 1 में कन्वर्ट हो गया। 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 में से 1 माइनस किया तो क्या आ गया 2। इसी तरह अब 2 के साथ x स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके 2 से क्या हो जाएगा डिवाइड, x स्क्वायर इधर ही रहेगा। 2 जब अपनी जगह चेंज करके इक्वल के इस तरफ जाएगा तो नेक्स्ट वाली टर्म जो 2 दी गई है उससे क्या हो जाएगा डिवाइड। आपको पता है 2 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 1 * 2 होता है। x स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 1 के। अब x का स्क्वायर है, सिंपल x का आंसर चाहिए, स्क्वायर खत्म करना है तो स्क्वायर किससे खत्म होता है, स्क्वायर रूट से, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो x स्क्वायर का स्क्वायर रूट लिया और इधर से
1 का भी क्या ले लिया, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट से कटा x इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर रूट 1 ही आता है, लेकिन स्क्वायर रूट इट मीन्स के 2 रूट्स हैं इसके, तो उसके साथ 2 डिफरेंट साइंस लगेंगे, एक प्लस की और एक माइनस की, ठीक है। तो आप इससे पहले भी मैंने आपको बताया हुआ है कि स्क्वायर रूट जब टोटली सॉल्व हो जाता है, जो हमारे पास फाइनली उसका आंसर आता है रियल नंबर की शेप में, तो उसके साथ आप प्लस भी लगाते हो और उसके साथ आप माइनस भी लगाते हो। आपका यही इसका आंसर है। फाइनली आप इस आंसर को सॉल्यूशन सेट की शक्ल में लिखेंगे। पहला आंसर हमारे पास 0 आया और दूसरा हमारे पास आंसर आया +-1। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है, जिसमें हमें x के 2 आंसर्स निकाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व किया हमने। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इसका अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अगले लेक्चर में, और उसमें कोशिश करेंगे कि आपके नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह उसके अगले 2 या 3 क्वेश्चन या एक क्वेश्चन आपको मैं दूंगा करने के लिए। वो आपके लिए होम असाइनमेंट होगी, उसको आपने खुद परफॉर्म करके देखना है। इंशाल्लाह दूंगा अगर पॉसिबल होगा, अगर नहीं होगा तो फिर मैं खुद ही करवाऊँगा वो क्वेश्चन इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम अगले जो मज़ीद इसके रिमेनिंग क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के वो सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।